नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह भी। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं और जब हमें ज़िंदगी में मनोरंजन की तरफ रुख करना होता है तो हम गीत संगीत का आनंद लेते हैं। सुर, लय, ताल, जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। और जब खासकर हम बातें गीत संगीत की करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। उसमें लय मायने रखता है, संगीत मायने रखता है, ताल मायने रखता है और इसमें कई ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो अति विशिष्ट हो जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे ऐसे ही वाद्य यंत्र तबला की। आपको मिलवाएंगे अपने एक विशेष मेहमान से जो मशहूर तबला वादक है। तबला की कई बारीकियां आप जान पाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे साझा करते हैं अनमोल वचन। आइए देखते हैं। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। कार्यक्रम में आगे का रुख करेंगे और मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आज एक विशेष तबला वादक से हम आपको मिलवाएंगे। आइए सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं, परिचय करवाते हैं। आप हैं हमारे बीच नागेश्वर लाल कर्ण जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है नागेश्वर जी आपका। धन्यवाद। आप तबला वादक हैं, तबला में मशहूर हो चुके हैं। कई ऐसे विद्यार्थियों को आप प्रशिक्षण भी देते हैं, तबला की प्रस्तुति भी देते हैं। बहुत सारी बारीकियां हम आपसे जान पाएंगे, हमारे दर्शक भी जान पाएंगे तबला के विषय में। साथ ही हमारे बीच एक और कलाकार उपस्थित हैं, इनका भी परिचय आपसे करवाऊं। आप हैं विनोद कुमार पाठक जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हारमोनियम पर हैं संगत करने के लिए। आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आभार। कार्यक्रम की शुरुआत करें नागेश्वर जी, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगी कि संगीत के प्रति जो आपकी रुचि है, संगीत के प्रति जो आपका रुझान है, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में कुछ बताएं हमें। जी, सर्वप्रथम मैं बिहार बिहान के संपूर्ण टीम एवं सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और संगीत का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। सांगीतिक चर्चा के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे अंदर संगीत की रुझान बहुत बाल्यकाल से ही थी और घर की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो कि सही समय पर पनप नहीं पाई। तो गांव में जो भी अपना भजन कीर्तन हुआ करते थे उसमें हम भाग लिया करते थे और ड्रामा वगैरह भी हुए, उसमें भी मैंने भाग लिया। तो ये सब हुआ और मैं अपने गांव यानी दरभंगा में एक गांव है लक्ष्मीपुर, और उसके बाद फिर स्कूल में भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता की जी। और संयोग से ऐसा हुआ कि जयप्रकाश आंदोलन हुई और फिर मुझे दरभंगा से पलायन करना पड़ा, तो मैं इलाहाबाद आ गया। अच्छा। इलाहाबाद में हमारे एक बहुत नज़दीकी थे, उनके साथ मैं इलाहाबाद में रहा। वहाँ बहुत सारे संगीत विद्यालय की तलाश की मैंने, और वहाँ जा कर के हम देखते थे, लेकिन हमारी दिनचर्या जो थी शाम के टाइम 3 घंटे 4 घंटे मंदिर में भजन कीर्तन करना है, रामायण पाठ करने हैं, तबला ढोलक जो भी कुछ मिलता था। फिर हमने सीखना भी शुरू किया विधिवत। वैसे तो बजाते रहे दरभंगा से ही, लेकिन आगे चल के हमने विधिवत सीखना शुरू किया आगरा में। जी। और आगरा में सर्वप्रथम जो हमारे गुरुजी अभी भी हैं वो दिल्ली और अजरारा घराने के उस्ताद हैं, उस्ताद मम्मी खां साहब। उसके बाद एक और गुरु हुए संतोष मसीह जी, वो लखनऊ और फर्रुखाबाद घराने के। और फिर हमने देखा कि और भी मुझे कुछ करना चाहिए, तो इन गुरुओं से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और उसके बाद एक कार्यक्रम में आगरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंडित लल्लू सिंह जी हमारे गुरुजी हुए। उनका जो मैंने कार्यक्रम देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आई कि बहुत उत्कंठा हुई कि और भी कुछ कैसे सीखा जाए। और वो कारण क्या था कि जब उन्होंने कथक नृत्य के साथ बजाया तो मैंने देखा रे तो गुरुजी जो सोलो बजाते हैं, संगति करते हैं और उसके अलावा कथक के साथ भी, तो वो चीज़ें मुझे बहुत प्रभाव किया। जी। और उनके पास में लगातार 14-15 बरस तक, उनके स्वर्गवास होने तक मैं उनके संपर्क में रहा। जी। और इस प्रकार हमारी रुचि तबले में, संगीत के प्रति तो थी, तबले में ज़्यादा बलवती होती गई।
और ऐसा कहते भी हैं कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसका पूरा असर आप पर पड़ता है। आप जब गए इलाहाबाद और जो माहौल आपने देखा उसका असर आप पर पड़ा जी, और जी। आज आप तबला वादक के रूप में प्रख्यात हो गए, विख्यात हो गए। तो बातचीत हम करें, लेकिन इससे पहले चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने तबला की प्रस्तुति ज़रूर दें। जी तो क्या कुछ बजाएंगे हमारे दर्शकों के हाँ, लिए? मैं कुछ छोटी छोटी बंदी से बजाऊंगा। जी। सर्वप्रथम 3 ताल लेता हूँ, फिर बाद जी। में इसमें पेशकार, कुछ कायदे, रेले और दूसरे तालों में भी, रूपक में भी जाऊंगा, और फिर अंत में कुछ कवित्व वगैरह कथक की मैं बजा के दिखाऊंगा। ज़रूर प्रस्तुत जी। करें।
क्या बात है, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। नागेश्वर जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और कहरवा में जो आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति तीन दी, ताल। तीन ताल में, जी। और ख़ास बात ये थी कि इसमें जो आपने छोटे छोटे जो पिड़ोई है वो बहुत ही खूबसूरत था। जी, जी। यदि हम बातचीत करें, चूँकि आपने बताया कि अपना परिचय दिया, मैं चाहूँगी कि एक परिचय तबला का भी हमारे दर्शकों को दें। जी। तबला के विषय में क्या खासियत है, जो आपने दो यंत्र अपने सामने रखे हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को ज़रूर से जानकारी दें, क्या है? एक उक्ति है, तकार शंकर प्रोक्तः लकार पार्वती स्मृता ताल शक्ति समायोगात नृत्य इत्यादि विधीयते। जी। ताल, ता से तांडव यानी शिव जी का रौद्र रूप, जी। ला से लास्य पार्वती जी के जो स्त्रीण स्वभाव। ओके, तो इस प्रकार ताल की उत्पत्ति हुई। तो ताल में एक तो तांडव अंग है, एक लास्य अंग है। तांडव अंग जो कि वीर रस की उत्पत्ति करता है, लास्य अंग जो कि एक स्त्रीण स्वभाव है, यानी बहुत नाजुक और बहुत ही मन को भाने वाली। तो एक तो रौद्र रूप हो गया नटराज शिव जी का। तो इस प्रकार तबले की उत्पत्ति शिव जी की डमरू से हुई। अच्छा। और ओम डिमिक डिम डमरू बाजे गिरि कैलाश शिखर पर राजे, डिमिक डिमिक ध्वनि मृदंग वाजे शीस गंग अर्धंग विराजे, उमा रमा हर्षित सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे, शिव छम 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 छरण नण तथई यथई ता थई यथई ता थई यथई। तो इस प्रकार हमारे बहुत विद्वान गुरुजन हुए, जी। जिन लोगों ने ऐसी रचनाएं की, और वो रचना हमारे जो भक्ति भाव से प्रेरित रहा है। जी। तो और उसमें उन सभी छटाओं का वर्णन हुआ है। तो आपने देखा कि ओम डिम के डिम डमरू बाजे, सर्वप्रथम डमरू की उत्पत्ति हुई। अच्छा। तत्पश्चात बहुत सारे वाद्य आए और मृदंग की उत्पत्ति हुई। मृदंग जो कि उनके आदि देव गणेश जी हुए, वादक हुए, बजरंगबली हनुमान जी ने भी बजाया, और मृदंग को रावण ने भी बजाया क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। अच्छा जी। तो इस प्रकार डमरू, मृदंग, और उसके बाद में फिर तबले की उत्पत्ति मानते हैं 19वीं शताब्दी से। अच्छा। उससे पहले तबले का कहीं चर्चा नहीं है। पुस्तकों में वर्णित है तबला 13वीं शताब्दी से, लेकिन 13वीं शताब्दी की कोई इतिहास नहीं मिली। क्योंकि मैंने भी शोध किया और बहुत से शोधार्थियों की मैंने देखे, तो 19वीं शताब्दी के तबले की उत्पत्ति हुई। उससे पहले पंचमुख वाद्यम था, जो कि अजंता एलोरा की शिलालेखों पे अभी भी उनकी दिखता है। हाँ, वो वर्णित है, जी। सब किए गए हैं। तो उसमें पंचमुख वाद्यम होते थे। उसके बाद में फिर त्रिपुष्कर हुए, फिर द्विपुष्कर हुए, और फिर तबला सदृश्य वाद्य हुआ। तबला शब्द अरेबिया से आया। अच्छा। वहाँ ऊँट के ऊपर तबला सदृश एक वाद्य, हो सकता है नकारा रहा हो, लेकिन वो तबल शब्द था। तबल शब्द की चर्चा हुई है इतिहास में, संगीत की ग्रंथों में। तो तबल से तबला बन गया। चूँकि अरब से बहुत से गायक और शेर व शायरी के अमीर खुसरो वगैरह आए, तो इस प्रकार जब वहाँ से भारत में वो आए, तो वहाँ की भी कुछ चीज़ों को लेके आए। तो तबल जंग से, तबल जंग क्या था कि वो बजा कर के युद्ध का उद्घोष किया जाता था अरेबिया में। अच्छा। तो वही तबल शब्द हमारे तबले में आ गया। और दिल्ली में जो दरबार में तबला के उस्ताद सिद्धार खां हुए, वो 19वीं सेंचुरी में हुए। उसी समय पखावज वादक भी थे, भगवान दीन करके। तो उस तरीके से उनकी जुगलबंदी और ये सब प्रस्तुतियाँ होती थी। बाद में देखा कि ये ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो तबला ज़्यादा आगे लोकप्रिय हो गया, पखावज थोड़ा कम हो गया। तो इस प्रकार पखावज से ही हम तबले की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि पखावज को दो भागों में विभक्त करके एक नया शकल दिया गया, ऐसा भी वर्णित है। अच्छा। लेकिन पूरे साक्ष्य अभी तक प्रमाणित नहीं हुए हैं, क्योंकि अपने पास द्विपुष्कर एक यंत्र था जो तबला सदृश ही ऊर्ध्वाकार होते थे। अजंता एलोरा की गुफाओं में उनके फोटो, उनके जो इनग्रेव किए हुए हैं। तो द्विपुष्कर का हो सकता है ये रूप हो, या फिर बाद में पखावज को काट करके उसके दो हिस्से किए, तो पखावज तो काटने के बाद एक तरफ पोला हो जाता, लेकिन ये बंद है। ये एक तरफ
होलो है और एक तरफ ये बंद है। तो इस प्रकार फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि पखावज के बाद में इसका प्रचलन हुआ, और पखावज से हमें बहुत से ग्रामर इसके मिले, व्याकरण, जो कि ताल के पाठाक्षर और ताल की रचना है। इस प्रकार तबलावाद बहुत ही उन्नत हो गया, और इसमें ये विशेषता है कि ये रौद्र रूप को भी, भाव को दर्शाता है और लास्य अंग को भी दर्शाता है। अच्छा। पखावज में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कोमल हो गया। इस प्रकार तबले की जो है लोकप्रियता ज़्यादा हुई। बहुत सारी बातचीत हमने की है नागेश्वर जी, चाहूँगी कि आप एक प्रस्तुति आप दें। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ बजाना चाहेंगे? हाँ, 3 ताल में ही एक लखनऊ घराने की एक चलन बजाऊंगा जी। और उसके बाद रेला। ज़रूर।
बहुत सुंदर प्रस्तुति और इतने ऊर्जावान तरीके से आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जो देख रहे हैं हमारे दर्शक बहुत आनंदित हो रहे होंगे। यदि हम बातचीत करें आपके देश विदेश में जो आपने प्रस्तुतियाँ दी है तो उसके अनुभव कुछ साझा करना चाहेंगे इस मंच से? भारत सरकार की तरफ से यानी ICCR की तरफ से मुझे एक अवसर मिला, मेरी सिलेक्शन हुई ट्रिनिदाद के लिए जो वेस्ट इंडीज। अच्छा। और वहाँ अपने भारतवंशी बहुत हैं, यूपी बिहार के लोग बहुत हैं। तो 2014 से 16 तक 2 साल में वहाँ रहा और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि बहुत सुंदर वातावरण है, तमाम भारतीय मूल के लोग और अभिवादन कर रहे सीताराम सीताराम। और जो हमारे विद्यालय था, जो सेंटर था वहाँ इंडियन हाई कमीशन के अंतर्गत महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कल्चरल कोऑपरेशन, उसमें हम पदस्थापित थे। तो अफ्रीकन्स भी हैं वहाँ पे, इंडियंस 40% है। तो मैंने देखा कि बच्चे के साथ में उनके पिताजी, माताजी, दादा, दादी तक विद्यालय में आके बैठते थे और बच्चों को सीखते हुए देखना चाहते थे। उन लोगों को जो मैंने सिखाया वो अब तक मेरे से जुड़े हुए हैं और उनके पेरेंट्स से हमारी जो बात हुई तो वो हमें मतलब देव तुल्य समझने लगे कि आप तो हमारे पूर्वजों की धरती से आए हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भारतीय कल्चर, संगीत इत्यादि सीखने को मिल रहा है। तो ये ट्रिनिदाद में मैंने पाया कि वहाँ के लोगों के अंदर संगीत के प्रति, नृत्य के प्रति, हिंदी सीखने के प्रति बहुत रुझान और सिखाने में भी बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बहुत कुछ सिखाया और आज तक वो हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, एक ईस्ट इंडियन म्यूज़िक एकेडमी, जो भारतवंशी गए ट्रिनिदाद और वेस्ट इंडीज़ कंट्री में। तो वो जो ईस्ट इंडियन म्यूज़िक एकेडमी के जो संस्थापक वो भी भारत से ही गए हुए थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश से गए हुए थे उनके पूर्वज। तो उन्होंने वो संस्था बनाई और उसका नाम भी वही दिया जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी होती थी अपने इधर बिहार यूपी में अंग्रेजी ब्रिटिश के काल में। तो वही ईस्ट इंडियन नाम उन्होंने रखा और 1.5 साल मैंने तकरीबन वहाँ पे संगीत की तालीम दी। तबला के साथ साथ वोकल भी थोड़ा कुछ बच्चों को बताता रहा। तो वहाँ भी मैंने वही जज्बा देखा जिस प्रकार ट्रिनिदाद में। वहाँ हमें ट्रिनिदादियन और गयाना वहाँ के बच्चे मिले, वही बिल्कुल सेम उनकी जो है संस्कृति के प्रति इतनी लालसा और भारतीयों के प्रति बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा सिखाने का अवसर मिला और मैंने खूब सिखाया। तो ये थी। और फिर वहाँ और भी बहुत सारे संस्थाओं में हम आउटरीच सेंटर में जाते थे ICCR की तरफ से। तो आउटरीच सेंटर थे, वहाँ हमें अफ्रीकन बच्चे भी मिले और उन बच्चों को भी मैंने सिखाया। और वो संपर्क में, चूँकि इंडियन बच्चे भी उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो वो संपर्क में आकर के इंडियन म्यूज़िक को अपनाते थे। तो इस प्रकार बहुत अच्छा अनुभव रहा सिखाने का। अमेरिकन्स कम थे। न्यूयॉर्क में इंडियन कंसुलेट ऑफिस है, तो कंसुलेट जनरल के सेंटर में भारतीय वाणिज्य दूतावास, वहाँ भी मैंने म्यूजिक कक्षाएं चालू की। और जो हाई कमिश्नर थे उनके संपर्क में जो व्यक्ति थे वो लोग आते थे, लेकिन चूँकि वो बहुत ही हाई फाई एरिया में था तो और लोग नहीं आ पाते थे। और अमेरिकन्स ज़्यादा नहीं सीखते हैं भारतीय संगीत, लेकिन उनके अंदर तबला, सितार, तबले के प्रति बहुत रुझान है। जी, ऐसा कहते भी है ना नागेश्वर जी, क्योंकि भाषा का आप कहीं भी चले जाते हैं, जगह के अनुसार भाषा बदलती है, लेकिन जो कला है उसकी भाषा पूरे विश्व में एक ही है। जी। अगली प्रस्तुति क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अगली प्रस्तुति में 3 ताल में कुछ टुकड़ा वगैरह। हाँ, 3 ताल में अगली प्रस्तुति। हाँ, 3 ताल में कुछ टुकड़े वगैरह। जरूर जरूर।
नागेश्वर जी चाहेंगे कि आप अपनी अगली प्रस्तुति क्या देने वाले हैं इसके विषय में बताएं। जी, मैं एक संक्षिप्त में रूपक ताल में थोड़ी सी कुछ बजाता हूँ। ज़रूर ज़रूर। जी। जब हम बातचीत करते हैं तबला की तो कई ऐसे बच्चे हैं जो तबला प्रशिक्षण लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शौकिया सीखते हैं, लेकिन तबला रोजगार का भी एक बेहतर माध्यम है। तो मैं चाहूँगी कि एक मैसेज आप ज़रूर दें उनको कि किस तरीके से वो तबला का प्रशिक्षण ले ताकि वो इसे रोजगार परक बना पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। तबला सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी सीख रहे हैं, जिस भी गुरुजी के पास सीख रहे हैं, अच्छे से तल्लीनता के साथ सीखें। गुरु में विश्वास सर्वप्रथम आवश्यक है, और जब गुरु जब समझ जाएंगे कि आप और आगे के लायक हैं तो स्वतः ही आपको आगे की तरफ रेफ़र करते हैं किसी और दूसरे गुरुजन के पास। तो एक तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव, विश्वास और खुद में आत्मविश्वास हो कि हम अच्छा करें, एक साधना में रत रहें। और ये 1-2 दिन या 1-2 साल का काम नहीं है, ये कई वर्षों तक ये साधना करने के बाद में बड़ी धैर्यपूर्वक साधना करेंगे तो जाके कुछ प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम तो अच्छे गुरुओं के पास सीखें, निरंतर सीखते रहें, खूब साधना करें, अभ्यास करें। और रोजगार की दृष्टि मतलब उसको देखते हुए ये आवश्यक होगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं भी ठीक हों, यानी जो एकेडमिक है उसमें भी निरंतर अच्छे अपनी श्रेणी से उत्तीर्ण हो। उसके बाद उसके साथ साथ संगीत की परीक्षाएं भी
दे सकते हैं, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं उनसे। और यदि वाकई में संगीत के लाइन में रोजगार में जाना है तो फिर मान्यता प्राप्त संगीत विश्वविद्यालय जैसे BHU है या इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, भातखंडे, इस प्रकार के यूनिवर्सिटी में जिसकी की पूरी मान्यता है वर्ल्ड वाइड UGC के अंतर्गत, वहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें, संभव हो तो रिसर्च भी करें। तो इस प्रकार रोजगार मूलक ये योग्यता हो जाएगी। और भारत सरकार की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत प्रतिभावान है उनके लिए CCRT स्कॉलरशिप देती है, अच्छा, कल्चरल सेंटर जो है। और उसके बाद फिर उनको और आगे जाने के लिए भी दूसरे फेलोशिप मिलते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है इस वक्त। पूरे भारतवर्ष से बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके सीखते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। इससे उनके अंदर एक और भी उत्सुकता बढ़ती है कि हम अच्छे से करें। जी। और आप दिल्ली स्थित कथक केंद्र में अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, जी। उसके विषय में जानेंगे, लेकिन चाहेंगे कि कुछ एक प्रस्तुति आप दें। ठीक है। क्यों ना कुछ अपनी प्रस्तुति के साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कवित हुआ, आप कुछ देर अच्छा, पहले बता रहे जी, थे, जी, जी, जी। तो उसकी एक प्रस्तुति ज़रूर दें जी, ताकि जी। हमारे दर्शक भी देख पाएँ और आनंद ले पाएँ इन ठीक चीज़ों है, का। जरूर। द्रुत में। मैंने संक्षिप्त किया है। हाथ कनक पिचकारी भागत इतुत राधा प्यार धर नहीं पावत कृष्ण मुरारी ताते तत दे तत दे त्राम तत थे तत थे त्राम तत थे तत थे त्राम तत थे तत। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति नागेश्वर कर्णे जी, आपके माध्यम से कवित के साथ इतना अच्छा तबला वादन आपने किया और इतने अच्छे बोल के साथ आपने ये प्रस्तुति दी है। चलते चलते जानना चाहेंगे, क्या कुछ एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं बिहार बिहान को, जी, इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहें। संगीत हो या जो भी हो, सब ज्ञानवर्धक है। और बिहार बिहान की कंप्लीट पूरे टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे सर कि कथक केंद्र में अभी आप अपनी सेवा दे रहे हैं, जी, तो जी। उसका कुछ जिक्र करना चाहेंगे क्या? जी जी, कथक केंद्र में पिछले 5 वर्षों से तबला प्रशिक्षक के रूप में गुरु के पद पे हूँ। और कथक केंद्र में जो बच्चे कथक सीखने के लिए आते हैं, उनके साथ में एक विशेषता है कि वो जब यहाँ से सीख कर जाते हैं तो एक पूर्ण कलाकार बन के जाते हैं। जी, उसका जी। कारण है यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। जी, जी, पखावज या तबला में से एक सब्जेक्ट उनको लेना ही लेना है। योगा सबके लिए कंपलसरी है।
जी गायन सबके लिए कंपलसरी है। डिप्लोमा ऑनर्स की बात करता हूँ, फाउंडेशन में इतना नहीं है, डिप्लोमा ऑनर्स में है, फिर उसके बाद में पीडी करते हैं वो, और हमें उन बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है जो कथक के बच्चे हैं और तबला एलाइड क्लास में आते हैं, बहुत समय निकाल कर आते हैं, बहुत समर्पित भाव से सीखते हैं, बहुत ध्यान से सीखते हैं, और कथक केंद्र का डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन हर तरीके से बच्चों को उनके विकास में सहायक है। जी। इस प्रकार से कथक केंद्र के कुछ बच्चे, प्रस्तुति अपनी देना चाहेंगे क्या? कुछ बजाएंगे अभी? चलिए कौन सा ताल बजाएंगे और क्या कुछ सुनाना चाहेंगे अब हमारे मैं दर्शकों? तीन ताल से ही समापन करूंगा। जरूर जरूर जी। सर। ला ला दिन, ला ला दिन, ला ला दिन। बात है, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नागेश्वर अलकर्ण जी आपका कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपके माध्यम से तबला की इतनी सारी बारीकियां हमारे दर्शक देख पाए, जान पाए और साथ ही इतनी खूबसूरत से प्रस्तुति का आनंद ले पाए। साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका भी विनोद कुमार पाठक जी, आपने इतना अच्छा संगत दिया और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, आभार सबका। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रख्यात तबला वादक नागेश्वर अलकर्ण जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं, ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर DD के Patna@gmail.com।